हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज एक और सेशन और आज रीडिंग करने जा रहा हूं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज अगले एक साल में। टाइम स्पैन लिया है, सिर्फ एक साल के लिए ये रीडिंग है। तो ये चूंकि जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वहीं से ये आपके साथ में रेजोनेट करेगी। मीन्स अगर आपने इस रीडिंग को मल्टीपल टाइम देखा है बाई चांस, तो जब पहली बार आपने इस रीडिंग को देखा तो वहाँ से इसकी टाइमलाइन शुरू हो जाएगी आपके लिए। और अगले 12 महीने का सिनेरियो है कि आपकी लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा रहेंगे या अरेंज मैरिज के। टैरो की क्या इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ टैरो के क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें आज मैं कवर करूंगा। और अब आपकी स्क्रीन पर 3 पाइल्स एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं, जो कि मैं हर बार 3 पाइल्स बनाता हूं। तो 3 पाइल्स के लिए 3 कार्ड्स लिए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। ड्रॉइड क्राफ्ट टैरो डेक से ये तीनों कार्ड्स लिए गए हैं पाइल के रूप में। प्रिंसेस ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1, प्रिंसेस ऑफ द स्वॉर्ड्स पाइल नंबर 2 और प्रिंसेस ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 3 रहेंगी। तो ये तीनों प्रिंसेस आपके सामने स्क्रीन पर एक साथ शो आउट हो रही हैं। जो प्रिंसेस आपको ज़्यादा सुंदर पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, जो आपके साथ एक फीलिंग जैसी फील कराती हो, उसे ही अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखना शुरू करिए। हर बार की तरह इस बार भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दे दिए गए हैं ताकि आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकें, पूरे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अब आपको एक बार याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज करना है। मेरी टीम की मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी और आपको हेल्प करेगी मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, देर नहीं करते और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। प्रिंसेस ऑफ द कप्स को आपने चूज किया था, जिनको मेरे बगल में आप देख सकते हैं। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन टैरो की ओर से आपके लिए आती है और आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं या लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है यह है 6 ऑफ द कप्स का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है हाई प्रीस्टेस। कार्ड नंबर 3 की जो पोजीशन आपके लिए अपीयर हुई है यह है क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स। और कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ द कप्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है मेरे पास यह है एस ऑफ द वॉन्ड्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं मेरे सामने। और अब मैं आपको बताता हूं कि आपके लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा रहेंगे इस बार या अरेंज मैरिज के। जिस तरह के कार्ड्स आपके लिए अपीयर हुए हैं, इस तरह के कार्ड्स की जो अपीयरेंस है, पहली चीज़ तो ये, और जिस तरह से इनकी प्रेजेंस है, इस अपीयरेंस और प्रेजेंस को देखते हुए आपके बारे में सीधा कह सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से शादी करेंगे। आपकी शादी लव कम अरेंज हो सकती है। ये पाइल नंबर 1 आपके लिए है। और चूंकि ये 12 महीनों का एक पूरा सेटअप है, तो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस एडिशनल आ रही हैं। जैसे अगर आप किसी के साथ लव अफेयर में हैं, लव रिलेशन में हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं, तो अगले 6 महीने, यहाँ से अगले 6 महीने आपके लिए लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुश्किल हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप को थोड़ा और मैनेज करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इस रिलेशनशिप में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मूव तो होंगी, लेकिन इस रिलेशनशिप में रूल करने की कोशिश ना करें। थोड़ी सी डिसेंटनेस बनाए रखनी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। लेकिन इस रिलेशनशिप में अगले कुछ महीनों में, मतलब 2-3 महीनों में, आपके मूड में या आपके बिहेवियर में एक छोटी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है जो आपके रिलेशन को थोड़ा सा डाउन करेगी, डाउनफॉल पर ले जाएगी। लेकिन अगर आप, जैसा कि मैंने पहले बताया, अपनी डिसेंटनेस को, यानी कि आप, डिसेंटनेस क्या होती है? डिसेंटनेस का मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो डिसेंट है। डिसेंट मतलब सौम्य है, जैसा उसको बिहेव करना चाहिए वैसा बिहेव कर रही है या कर रहा है, और वो किसी सिचुएशन की वजह से इन्फ्लुएंस में कम से कम आ रहा है। डिसेंसी मतलब आपकी जो अंदर की एक जेन्युइनिटी है वो परिलक्षित होनी चाहिए, प्रदर्शित होनी चाहिए। तो उस चीज़ को अगर आप बरकरार रखते हैं तो उस डाउनफॉल में भी आपका ग्रेस पूरी तरह से बना रहेगा। और न सिर्फ आपका ग्रेस बना रहेगा, बल्कि आप उस डाउनफॉल से कम अप भी कर जाएंगे, वापस भी आ जाएंगे, कम बैक हो जाएंगे। और आपके रिलेशन के मामले में आपकी फैमिली के मेंबर्स हालांकि आपके विरोध में तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी आपके पक्ष में नहीं आ जाएंगे। थोड़ी सी आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी।
बट अल्टीमेटली चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। तो चलिए ओरेकल कार्ड्स की भी हेल्प ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और क्लियर हो जाए। और ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं ये भी थोड़ा सा देखना होगा मुझे, ताकि मैं आपको पूरी तरह से प्रॉपर हेल्प कर सकूं। ओके ठीक है। योगिक पाथ ओरेकल डेक इसका नाम है, और इससे आपके लिए पहला कार्ड जो आया है ये है आसन। आसन बैठने की एक मुद्रा होती है। सेकंड कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है बुद्धि। कार्ड नंबर थर्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है छिन्नमस्ता। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है धारणा। धारणा का मतलब होता है एक टेंडेंसी, या मतलब आप क्या किस चीज़ पर बिलीव करते हैं, आपका जो बिलीव सिस्टम है उसे ही धारणा कहते हैं। आपने अपना मन किसी चीज़ के लिए बना लिया तो आपकी एक धारणा बन गई। अंतिम कार्ड आपके लिए है तेजस। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि आपको अपने ग्रेस में रहना चाहिए ताकि रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में जो डाउनफॉल आपको हो सकता है उस डाउनफॉल में आप कम अप हो जाएं, गिव अप ना करें, बाहर आ जाएं। दूसरी चीज़, कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी होती है लव रिलेशनशिप में जब आप अपने लव रिलेशनशिप को लेकर के पूरी तरह से अस्थिर हो जाते हैं, वेरीफाई नहीं हो पाते कि आपको अपने लव रिलेशनशिप में क्या करना है क्या नहीं करना है, या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से अपने रिलेशन को सिर्फ इसलिए बनाए रखना है क्योंकि रिलेशन बहुत पुराना चला आ रहा है और आप इसमें गिव अप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं करना। जैसा मैं कई बार कहता हूँ, कुछ लोग जो नए आज मेरे साथ जुड़े हैं वे भी सुने, मैं हमेशा कहता हूँ लव इज़ वेरी वन साइडेड थिंग। आप अपने प्यार के लिए जिम्मेदार हैं, ना कि दूसरे का प्यार जो आपके लिए आ रहा है उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए है। तो इसलिए प्यार में आगे बढ़ना है और कितना आगे बढ़ना है ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है और आप अपने ही पक्ष की जिम्मेदारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको चूंकि लव रिलेशन क्या होता है, जब दो लोग किसी एक मामले पर सहमत हों तो रिलेशन बन जाता है। बिजनेस रिलेशन भी यही होता है, बाकी सारे रिलेशन भी ऐसे ही होते हैं। सहमति ही सबसे इम्पॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप अपने लव रिलेशन को लेके पूरी तरह अश्योर हैं कि ये आपको चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसे चाहिए तो मुझे भी चाहिए, नहीं, ये वाला मामला नहीं, क्योंकि सबको पता चल गया है इसलिए मुझे इसमें बने रहना है, नहीं, ये वाला मामला भी नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों से अफेयर लगातार चल रहा है इसलिए अब इसको कंटिन्यू करने में ही भलाई है, ये वाला मामला भी नहीं। अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो हट जाइए, ख़त्म करिए रिलेशन को। लेकिन अगर आप रिलेशन में इसलिए हैं क्योंकि आपको इस रिलेशन की ज़रूरत है, आपको, सिर्फ आपको, सेल्फिश, पूरी तरह सेल्फिश, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं। अगर आपको इस रिलेशन की ज़रूरत है, रिलेशन मैंने जैसा कहा दूसरा अटैच होता है तभी रिलेशन बनता है, तो मीन्स दूसरी साइड से चीज़ें सही चल रही हैं और आपको इस रिलेशन की ज़रूरत है, तो बिल्कुल इसमें आगे बढ़िए। इस रिलेशन में अपने ग्रेस को बरकरार रखिएगा और इस रिलेशन में समझदारी का परिचय भी देना होगा। मैच्योर बिहेवियर आपका इस रिलेशन को आपकी शादी तक ले जा सकता है, वो भी लव कम अरेंज वाले मैटर पे। लेकिन अगर आपने जिद करने की कोशिश करी, बैठ गए, तो बैठे रह जाएंगे। जिद और समझदारी दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों में अंतर इस तरह का है कि जिद किसी बात पर दूसरे को झुकाने की कोशिश करती है और समझदारी अपनी बात को सामने वाले को समझाने की कोशिश करती है, और दोनों में फर्क है। अंततोगत्वा कभी कभी दोनों ही मामलों में लोग मान जाते हैं, या तो जिद के आगे मान जाते हैं या समझकर मान जाते हैं। अगर कोई जिद के आगे मान जाए आपके शादी के मामले में, तो जिद के आगे मानने वाला पर्सन आपके बारे में और आपके रिलेशन के बारे में एक ऐसी टेंडेंसी बना करके रख लेंगे या रख लेंगी जिस टेंडेंसी का आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। मतलब आपके रिलेशन को लोग एक्सेप्ट तो कर लें फैमिली में, लेकिन उसका आपको नुकसान ये होगा कि फैमिली में वो रेपुटेशन आपके पार्टनर की नहीं बन पाएगी कभी भी, जो आप चाहते हैं या चाहती हैं। लेकिन अगर इस जिद की बजाय आप समझदारी पर काम शुरू कर दें, समझदारी पर,
और समझदारी के साथ में आगे बढ़ना शुरू करें तो ना सिर्फ आपके पार्टनर का भी एक ग्रेस आपकी फैमिली में होगा, बल्कि आपके डिसीजन के ऊपर आपकी फैमिली मेंबर्स को भी गर्व होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने में समझदारी दिखाना बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया, अगले कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में आपके रिलेशन में एक डाउनफॉल आ सकता है और अगले 6 महीने तक आपको अपने रिलेशन में रूल करने की कोशिश नहीं करनी है। धीरे धीरे, ये 12 महीने की रीडिंग चल रही है, ठीक है। तो चूंकि 12 महीने की रीडिंग है तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें। जल्दीबाजी नुकसानदेह होगी। अगले 9 से 10 महीने में फैमिली पूरी तरह एग्री हो सकती है, बहुत अच्छी तरह से एग्री हो सकती है, और इतनी अच्छी तरह एग्री हो सकती है कि आपको लगेगा कि अरे वाह क्या बात है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी करी और फैमिली को ऐसा फील हुआ कि फैमिली कंप्रोमाइज हो रही है, तब सब गड़बड़ हो जाएगी। तो वहाँ ये नहीं करना। लेकिन कंप्रोमाइज खुद से भी नहीं करना, जैसा कि मैंने अभी समझाया था, किसी के लिए नहीं, ये रिलेशन अपने लिए आगे बढ़ाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल अगले 9-10 महीनों में, हालांकि ये रीडिंग तो 12 महीनों के लिए है, बट कार्ड कहता है कि यहाँ 9 से 10 महीनों के बाद में आपकी शादी की संभावनाएं पूरी तरह बन जाएंगी, कम से कम तय हो जाए, इतनी तक हो जाएगी, रोका वोका हो जाए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रिंसेस ऑफ द स्वॉर्ड्स को चूज किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं और बताता हूं कि आपकी अगले 12 महीनों में लव मैरिज होने के चांसेस बनेंगे या अरेंज मैरिज होने के चांसेस बनेंगे। 12 महीने का सिनेरियो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 12 महीनों में आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। बहुत लंबा टाइम पीरियड लेने का फ़ायदा नहीं मिलता है। मतलब मैं आपको बताऊं 4 साल लगेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता। मतलब ये मेनली उन लोगों के लिए है जिनका कोई अफेयर वगैरह चल रहा है। तो आपके रिलेशन में लव मैरिज और अरेंज मैरिज का क्या योग बनेगा, क्या मामला बनेगा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है 5 ऑफ द कॉइन्स। सेकंड पोजीशन आपके लिए 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है 4 ऑफ द कॉइन्स। और आपके लिए कार्ड नंबर 4 अपेयर हुआ है डेविल, मेरा फेवरेट। और लास्ट कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ द कॉइन्स। कॉइन्स हाउस के 3 कार्ड्स अपेयर हुए हैं इस 5 कार्ड्स के स्प्रेड में। तो एक कार्ड आया है 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स और डेविल का आना, वो भी शादी जैसे मामलों में थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलिए, तो सबसे पहले समझना शुरू करें कि वैसे आपके रिलेशन में इस समय थोड़ा सा सेल्फिशनेस चल रही होगी, या आपको अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा डाउट वगैरह भी हो रहा होगा। कई ऐसी चीज़ें आपके रिलेशन में इस समय मूव हो रही हैं जो शायद आपकी समझ से बाहर हो रही हैं, या आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जो भी कंफ्यूजन वगैरह रिलेशन में आपके चल रही है, इन सारी चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। पहले तो कंफ्यूज ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, दूसरों की बातों में ना आए। कभी कभी कहते हैं ना कि दूसरों का कहा या सुनी सुनाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ अभी आपके लिए चल रही है। थोड़ा पीछे चलते हैं। रिलेशन में आपके बहुत अप और डाउन आ चुके हैं, ठीक। इस अप और डाउन में आपके रिलेशन में ऐसा दिखता है कि या तो सेपरेशन, नो कांटेक्ट, ब्लॉक वाली कंडीशन का सामना भी आप लोग कर चुके हैं। आपके रिलेशन में एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, आप प्यार की बात करेंगे तो मैं कहूँगा प्यार तो एक तरफा होता है, आप सब जानते ही हैं, अक्सर कहता हूँ। आपके प्यार के मामले में आप अपने प्यार को लेकर के बड़े डरे हुए से लगते हैं। आपका एक फियर है, आप अपनी पूरी फीलिंग अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर रहे। आपको लगता है कि अगर आपने अपनी पूरी फीलिंग को, जो डार्क फीलिंग भी है, वो भी अगर पार्टनर के साथ शेयर करी तो शायद रिलेशन ख़त्म हो जाए। हालांकि जब रिलेशन आपका शुरू हुआ था तब भी इस रिलेशन को लेकर आप पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं थे। 50% की पॉजिटिविटी, या कहें कि आप 50-50 आगे पीछे हो रहे थे। खैर, फिर रिलेशन चल गया। अच्छा, अब बात करते हैं शादी का मामला। ठीक, आप जानना चाहते हैं कि शादी के मामले में आपकी लव मैरिज हो जाएगी या अरेंज मैरिज हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि आपकी मुझे एक कार्ड की हेल्प यहाँ लेनी पड़ेगी, क्योंकि नाइट ऑफ द कॉइन्स जो एक सपोर्ट चाह रहे हैं, किसी एक कार्ड की
कोई सपोर्ट इनको चाहिए, क्या चाहिए भाई? ग्रेट, द एम्परर। नाइट ऑफ द कॉइन्स को सपोर्ट चाहिए था द एम्परर का। तो द एम्परर के सपोर्ट के बाद में यहाँ कहा जा सकता है द डेविल, द नाइट ऑफ द कॉइन्स। आपके रिलेशनशिप में लव मैरिज की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है, बस आप इस रिलेशन को बनाने से पीछे ना हट जाएं। यहाँ बहुत सेल्फिश होकर के काम करना होगा। कई बार होता है ना कि आपको जिस व्यक्ति से प्यार है, कभी कहते हैं ना, सुना होगा कि शादी उससे करो जो तुमसे प्यार करता है, उससे मत करो जिससे तुम प्यार करते हो। लेकिन मैं कहूँगा उससे करो जिसे तुम प्यार करते हो। वो आपको प्यार करते हैं, ये सेकंड चीज़ है। पहले तो ये देखो ना कि आपका प्यार है या नहीं। अगर आपका प्यार है तो देखो उनका प्यार आपसे है या नहीं, दोनों चीज़ें हैं, देन शादी कर लो। ऐसा नहीं कह रहा कि जिससे प्यार हो ज़बरदस्ती उससे शादी करो, नहीं, वो चीज़ नहीं। आपके मामले में कुछ चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेंगी, जिसके बाद आपकी लव मैरिज के पूरे पक्के चांसेस बन जाएंगे। क्या चीज़ें ठीक करनी है? पहला, आप दोनों के बीच में बिलीव सिस्टम बहुत कमज़ोर दिखता है आपके रिलेशन में। उस बिलीव सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर अपने लवर पर ही पूरा बिलीव नहीं है, आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका पर ही पूरा भरोसा नहीं करते और दूसरों की बातें सुनते, दूसरों को इंटरफियर करने देते हैं, तब सारी मुसीबत हो जाएगी। तो इस चीज़ में इंटरफियर ना करने दे दूसरों को। अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा इन्हेंस करें और जो फीलिंग्स आप छिपा रहे हैं उस फीलिंग को छिपाए रखें, दबाए रखें, लेकिन उसे सप्रेस ना करें। सप्रेस मतलब दबाना, जिसको कहते हैं ना कि अपनी भावनाओं को एकदम दबा के रख देना। तो कभी कभी वो ज्वालामुखी की तरह, वोल्केनो की तरह फट जाता है। तो वो वाली कंडीशन ना करें। फीलिंग को हाइड करना और सप्रेस करना, दबाना, दोनों में फ़र्क है। हाइड, हिडन, हाइड का मतलब है छिपा लेना, छिपाना एक अलग चीज़ है। हम अपनी फीलिंग में कोई चीज़ है जो शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन किसी फीलिंग को दबा लेना, शेयर तो करना चाहते हैं, अंदर से तो बहुत आ रहा है, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे सप्रेस कहते हैं। और इस वाली कंडीशन में आप एक वोल्केनो अपने अंदर बना रहे हैं जो मुसीबत कर देगा। लव मैरिज के चांसेस आपके बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन इस लव मैरिज के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। 5 महीने, यहाँ जो टाइमलाइन बता रहा हूँ ध्यान से सुने, 5 महीने से लेकर के 9 महीने के बीच में, यानी कि 6ठे महीने से 9वें महीने ऐसा समझे, या 5वें महीने से 9वें महीने ऐसा समझे। आपके 4 महीने जो होंगे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक, ये महीने यहाँ से आगे कंटिन्यू काउंट कर लें। ये महीने आपके लिए बड़े सेंसिटिव होंगे। इसमें आपको अपने ऊपर बिलीव भी रखना है और अपने आप को बहुत ज़्यादा शो आउट भी नहीं करना, लेकिन अपनी मतलब आप क्या चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर के हाइड भी नहीं करना अपने आप को। बट 9th मंथ जैसे ही लगेगा, आप दूसरों पर बिलीव ना करें। यहाँ से 9वें महीने, 10वें महीने, 11वें महीने, 12वें महीने, उन 4 महीनों में दूसरों पर भरोसा ना करें। कोई कहता है कि चलो हम आपकी फैमिली से बात करके मामले को सुलझा देंगे, भरोसा मत करना। कोई कहता है कि चलो मैं तुम्हारे पापा को मना दूंगा, तुम्हारी मम्मी से मैं बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सिर्फ अपने ऊपर 9 महीने से मतलब 5वें महीने से 8वें महीने के बीच में आप अपने ऊपर बिलीव करें और जो कुछ भी किसी की हेल्प वगैरह लेनी है वो हेल्प वगैरह ले लें, लेकिन जैसे ही 9वां महीना लगता है हेल्प लेनी बंद कर देनी है, ये याद रखिएगा। यहाँ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप लव मैरिज के बारे में अश्योरिटी रखना चाहते हैं या उसमें जाना चाहते हैं, तो तब तक नहीं जा सकते जब तक आपके पेरेंट एग्री ना हो जाए। ये तो शायद आपको पता होगा। पेरेंट का एग्री होना बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जाकर के होगा। उस लास्ट मोमेंट तक के पेन को आपको झेलना भी पड़ेगा, उसे सहना भी पड़ेगा, उनके ताने भी सुनने पड़ सकते हैं, थोड़ा सा एक मिसबिहेव भी आपके साथ हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी आ रही। लेकिन अगर आपको, यहाँ मैं आपको जिद करने को भी कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पेरेंट्स का ऐसा दिखता है कि आप उनके लिए सब कुछ हैं, तो आप थोड़ी जिद करेंगे तो इस चीज़ पर पॉसिबिलिटी आएगी कि आपकी शादी हो। इन चीज़ों के अलावा अब आपके पार्टनर के बारे में बात करूँगा, लेकिन ओरेकल कार्ड्स की हेल्प लेने के बाद। शादी का मामला है, काफ़ी सेंसिटिव होता है ना, और आफ्टर मैरिज तो और सेंसिटिव होता है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है प्राण। दूसरा कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है धूमावती।
कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हो रहा है मेरे पास तपस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है राधा। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है दिस वन इज धर्मा, मतलब धर्म। धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, गलत समझते हैं लोग। रिलीजन बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। सनातन धर्म को आजकल धर्म कहा जाने लगा है लेकिन सनातन धर्म यानी ये जो हिंदू धर्म हमारा है, इसके बारे में डीप नॉलेज जो लोग रखते हैं वे कहते हैं कि सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। ये एक जीवन की पद्धति है, ये आपका जीवन है। आपके जैसे मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था सनातन धर्म की कुछ बातें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग, कृष्ण और राम को मानने वाले लोगों के धर्म का कोई नाम नहीं है। हिंदू धर्म का नाम जो हिंदू रख दिया गया, ये तो कालांतर में चूंकि सारे धर्मों का एक नाम है तो हमारे भी धर्म का एक नाम होना चाहिए था, और अंग्रेज हमें हिंदू कहते थे क्योंकि सिंधु नदी के इस पार हम रहते थे, तो इसलिए ये हिंदू हो गया। अदरवाइज हमारे किसी भी स्क्रिप्चर में, किसी भी बुक में, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, उपनिषद, कहीं पर भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सनातन धर्म का भी, सनातन शब्द का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। सनातन क्या है मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ, क्यों, मैं बताता हूँ चीज़ों को। सनातन का मतलब होता है जो था, है और रहेगा, न आया न जाएगा, एग्जिस्ट ऑलवेज, हमेशा। तो ये हमेशा ही रहेगा, और इसकी अगर वृहद व्याख्या करें तो दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं वो सब इसके अंदर समाहित हो जाएंगे। और ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं प्रूव कर सकता हूँ हर रिलीजन को। जो लोग, एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ जो दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो मूर्ति पूजा ना करने का भी एक पूरा पूरा मत, एक पूरी पूरी शाखा सनातन धर्म के अंदर है, जिसे हम कहते हैं अद्वैत भाव। अद्वैत का मतलब कोई दूसरा नहीं है, ईश्वर एक है और उसका कोई दूसरा रूप है ही नहीं, ठीक है। और मूर्ति पूजा ना करना निर्विकार ईश्वर के ऊपर सीधे लेके जाता है कि निर्विकार ईश्वर यानी ऐसा ईश्वर जिसका कोई विकार नहीं है, मीन्स जिसका कोई आकार नहीं है, आकार रहित, जिनकी कोई आकार नहीं है, एक ऐसा ईश्वर। तो उन सभी की मान्यता है। और ये क्यों कह रहा था आपको, क्योंकि राधा और धूमावती का कार्ड धर्म के साथ आया है। धर्म वो होता है जो आपके लिए जरूरी है। नदी का धर्म है बहना, नदी बहना बंद कर दे तो पानी सड़ जाएगा। सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, सूर्य प्रकाश ना दे तो पूरा सौरमंडल खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का धर्म है अपनी धुरी पर घूमना और सूर्य का चक्कर लगाना। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो दिन और रात खत्म, और सूर्य का चक्कर लगाना बंद कर दे तो पूरी पृथ्वी का जीवन खत्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप साइंस में, साइंस के स्टूडेंट अगर हैं, नहीं हैं तो भी पता कर सकते हैं। हवा का धर्म है चलना, बहना, ठीक है। फूल का धर्म है खिल जाना, और सुगंध का धर्म है सुगंध को फैलाना। तो आपका क्या धर्म है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस रिलेशन के मामले में आपके धर्म क्या कहता है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, आपका धर्म, व्हाट योर धर्म इज सेट। धर्म का कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं होता। रिलीजन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम धर्म। हालांकि आजकल रिलीजन की मीनिंग धर्म लेने लगे हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। राधा का कार्ड है जो कहता है कि आप अपने आप में आगे बढ़ें और अपने लिए उत्तरदायी रहें। अगर आप अपने लिए उत्तरदायी हैं तो आपके प्यार से आपकी मुलाकात हो सकती है, मतलब शादी हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने लिए वेरीफाई नहीं हैं कि मुझे प्यार है, तब हो जाएगी गड़बड़। धूमावती का कार्ड है जो कहता है, जैसा मैंने बताया, 9वें महीने के बाद में किसी पर बिलीव नहीं करना है। ऐसे लोग, ऐसे फैमिली मेंबर्स भी आपको सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं जिन्होंने अब तक आपका सिर्फ विरोध किया था, तो वे सिर्फ एक छलावा कर रहे होंगे उस समय, और उनके छलावे में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। प्राण का कार्ड है जो कहता है कि यू आर एनफ टू डू दिस ऑल। आप एनफ हैं इस सारे मामले को सेट करने के लिए, इस पूरे मामले को शादी तक ले जाने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा था, अब आपके पार्टनर की बात करूंगा और एकल कार्ड्स निकालने के बाद, तो आपके पार्टनर के बारे में चीजें इस तरह से आ रही हैं मेरे पास कि अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट ऑन योर पार्टनर, डोंट गो फॉर मैरिज। अगर आपको जरा सा भी डाउट आपके पार्टनर पर है कि शायद इसके साथ शादी करके आप खुश नहीं होंगे या खुश नहीं होंगी,
तो आपको ये शादी नहीं करनी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें आ रही हैं देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके मामले में आ रहा है कि आपके रिलेशन में वो स्पार्क नहीं दिखता कि वो शादी के तक जाना चाहिए, फैक्ट बता रहा हूँ आपको। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके रिलेशन को शादी तक नहीं जाना चाहिए, 50% जाना चाहिए, 50% नहीं जाना चाहिए। तो 50% जानने वाली चीज़ें बता दी, अब नहीं जानने वाली चीज़ों को डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आपके रिलेशन में आप दोनों के बीच में, जैसा मैंने पहले बताया ना, बिलीफ सिस्टम को ठीक करना है, लेकिन अगर बिलीफ सिस्टम बहुत कोशिशों के बावजूद नहीं ठीक हो पाया, अभी भी डाउट चल रहा है, अभी भी शंकाएं चल रही हैं, अभी भी एक शक चल रहा है, तो आप लोगों को सेपरेट होने की ज़रूरत शायद है। कभी कभी कहते हैं ना कि किसी को बांध कर प्यार नहीं किया जा सकता, तो अपने रिलेशन में अपने आप से पूछे कि कहीं आपका प्यार बांधा हुआ तो नहीं है, कहीं आपने अपने आप को इस प्यार से बांध तो नहीं लिया, या आपने उसको तो नहीं बांध लिया। अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं तो हटने की ज़रूरत है। लेकिन तपस का कार्ड है और राधा का कार्ड है। जो तपस का कार्ड है ये कहता है कि लेकिन अगर आप इस प्रेम में हैं, सचमुच हैं, और आपने बंधन नहीं बनाया है, बांधा नहीं है खुद को, जबरदस्ती का प्यार नहीं जा रहा कि उसे प्यार है इसलिए मुझे प्यार है, नहीं, ऐसा नहीं। मैं कहता हूं ना, लव इज वन साइडेड, दैट मीन्स उसे मुझसे प्यार है, दैट्स वाई आई एम लविंग हर। गलत हो गया ना, फिर तो कंडीशन हो गई। आपने मेरे को 100 रुपए दिए, मैंने आपको ये सामान दे दिया। दिस इज अ बिजनेस, लव इज नॉट अ बिजनेस। प्यार बिजनेस नहीं है, प्यार तो अंदर से आना चाहिए। कहते हैं ना, प्यार दिल में होता है। लेकिन अगर उसे मुझसे प्यार है और इसलिए मुझे उससे प्यार है, तो मेरा प्यार दिमाग से आ रहा है, फिर दिल से नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मेरा प्यार उससे क्यों है? बिकॉज वो प्यार करती है तो मैं करता हूं, वो नहीं करती तो मैं नहीं करता। तो यहां दिमाग चल रहा है, यहां दिल नहीं चल रहा। दिल बैठा हुआ है शांति से कि चलो खेल लो। तो तपस का कार्ड कहता है, अगर दिल से चीजें हैं और दिमाग से चीजें नहीं हैं, और दिल चल रहा है और दिल जल भी रहा है, तो जलने दीजिए दिल को। इस दिल का जलना भी आपके फेवर में है और ये चीज़ें भी आपके पक्ष में तदनुरूप चली जाएंगी। लेकिन अगर आप माइंड से गेम खेल रहे हैं और रिलेशन में कंटिन्यूटी बहुत सारे वोलाटाइलनेस के बावजूद सिर्फ इसलिए बनी है कि आपने बना रखी है, तो हट जाइए, इस रिलेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बताता हूँ, आपकी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस वाली कंडीशन में जो नेगेटिव्स बताए मैंने, उन नेगेटिव्स के साथ भी पॉसिबिलिटी है लव मैरिज हो जाएगी। लेकिन उन नेगेटिव्स के साथ अगर आगे बढ़े तो वो लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। और उन नेगेटिव्स को हटा लिया, वो नेगेटिव्स नहीं है आपके साथ में, आगे बढ़े तो बिल्कुल आपकी लव मैरिज सक्सेसफुल, आप खुश रहेंगे। तो पाइल नंबर 2, मुझे पता है आज की रीडिंग, आपकी ये रीडिंग थोड़ी सी साइकिक थी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी थी, थोड़ी कंट्राडिक्ट भी थी। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो इस रीडिंग को दोबारा सुन लें, दोबारा देख लें, चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है आप समझे होंगे बात को, और अगर नहीं समझे तो दोबारा देखें। तो आपके लिए आज इतना ही पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग, आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रिंसेस ऑफ द वॉन्ड्स को चूज़ किया था, आपकी पाइल नंबर 3 है। और अब चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी अगले 12 महीनों में या अरेंज मैरिज होगी। 12 महीनों में क्या चांसेस बन रहे हैं आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है, क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स, ये अच्छा कार्ड नहीं माना जाता लव रिलेशनशिप के लिए। डेथ कार्ड नंबर 3, डेथ वैसे बढ़िया कार्ड होता है, इसका नाम थोड़ा खराब है। 10 ऑफ द वॉन्ड्स कार्ड नंबर 4, और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है 4 ऑफ द कप्स। 10 ऑफ द वॉन्ड्स आने के बाद में 4 ऑफ द कप्स आ गया है और डेथ आ गया। आपके लव रिलेशनशिप अगर आपका कोई चल रहा है तो उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन इस 12 महीने में आपको देखने को मिलेंगे और आपका लव रिलेशनशिप खत्म होने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। लेकिन आपके लव रिलेशनशिप के खत्म होने की वजह थर्ड पार्टी अफेयर हो सकता है, या आपका या आपके पार्टनर, दोनों की बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं है आपके पार्टनर का ही, आपका या आपके पार्टनर का किसी और पर क्रश का चला जाना भी पॉसिबिलिटी में आ रहा है। आपकी शादी अरेंज मैरिज में जा रही है, जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, ये पहले बता दूं। आपकी शादी के मामले में ये भी आ रहा है कि आप खुद से बहुत पहले से लव मैरिज के लिए माइंड सेट कर चुके या प्रिपेयर हैं, लेकिन आपके लिए मामला अरेंज मैरिज पर जा रहा है। अगर आपको लव मैरिज करनी है
और आप लव मैरिज में ही जाना चाहते हैं तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं बहुत सारे दरवाज़ों को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन लव मैरिज के अलावा जो अरेंज मैरिज आपकी हो रही है ये देखिए आपके लिए बुरी नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ से एग्री नहीं दिखते हैं या एग्री नहीं दिखती हैं। थोड़ी कुछ आपके लव रिलेशन की बात कर लें। अगर आप किसी तरह के रिलेशन में हैं तो आप इस सच्चाई से मुंह मोड़ना जारी रखे हुए हैं कि आपका जो प्यार है उस पर आपको बिलीव नहीं है। अपने प्यार पर खुद का बिलीव ना होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में है। हालांकि आपको ये ना किसी को बताने की ज़रूरत है, ना शो आउट करने की ज़रूरत है, और ना आप इस चीज़ को शो आउट कर पाएँ, लेकिन अंदर ही अंदर जो एक पेशोपेश चल रहा है, अंदर ही अंदर जो एक कसक चल रही है, उस कसक से अब निकलने का समय है। वर्तमान में जैसा आपने फील किया होगा कि आपका अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो एक बोझ सा बनता जा रहा है, और उस बोझ से निकलने की भरसक कोशिशें भी आपकी चल रही हैं। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद, अच्छा आपकी जो कोशिशें वो ऐसा नहीं रिलेशन से बाहर निकलने की हैं, सिर्फ बोझ से हटने की कोशिश है कि रिलेशन नॉर्मलाइज हो जाए, बट रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं हो रहा। आपके पार्टनर का क्रश, आपके पार्टनर की फीलिंग, आपके पार्टनर का प्यार आप पर पूरा पूरा बना है। इस बात को लेके जितना डाउटफुल आप शुरुआत से हैं वो डाउटफुलनेस आपकी लगातार बनी रहेगी, और अगर बाई चांस आपकी शादी इस पार्टनर से हुई तो ये डाउट आपका और बढ़ जाएगा कि कहीं इसे किसी और से तो लगाव नहीं है। इसी वजह से आपके लव मैरिज के चांसेस कम से कम आए हुए हैं। अरेंज मैरिज आपके लिए ज़्यादा अच्छी आ रही है। हालांकि आपने जैसा शुरुआत में मैंने कहा माइंड सेट कर लिया था कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं ठीक रहेंगी। फिलहाल अब मेरे को ओरेकल कार्ड लेने के लिए यहाँ इंट्यूशन आ रही है, और बड़ी जल्दी ओरेकल कार्ड्स निकालने पड़े मुझे। हालांकि मैं कुछ और भी बोलना चाहता था, बट कोई बात नहीं। मुझे लगता है ये जो कार्ड्स हैं ये कुछ इंटरप्रेट करना चाहते हैं ओरेकल कार्ड्स के साथ में, तब कुछ चीज़ें अलग आएंगी निकल करके आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास ये है भक्ति। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है पित्त। पित्त एक शरीर की प्रवृत्ति होती है जिससे कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ओजस कार्ड नंबर 3, और मूलाधार कार्ड नंबर 4। मूलाधार हमारा रूट चक्र होता है, और इस यहाँ पर जिस तरह से ये आया है ये चक्र को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मूलाधार रिप्रेजेंट करता है आपके मन की मूलभूत भावना को, आपके इनिशियल माइंड स्टेज को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। और धर्म आपके लिए लास्ट कार्ड आया है। पाइल नंबर 2 अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर लें, रोक दें, पाइल नंबर 2 में जाएं। पाइल नंबर 2 में धर्म के बारे में मैंने शुरुआत में ही जब ओरेकल कार्ड्स निकाले थे तो मैंने बताया है। थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लें। जब मैंने यौगिक पाथ कार्ड निकाले तो उसी में मैंने धर्म के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है, तो वो सब कुछ अब मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूँ आपको, तो वहाँ वो देख लें। फिलहाल एक लाइन में बताऊं, धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब आपका कर्तव्य क्या है। हवा का धर्म है बहना, पानी का धर्म है बहना, ठीक है, तो ये इनका धर्म है। पंछी का धर्म है उड़ना चहचहाना, तो वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपका अपना धर्म क्या है उससे विमुख नहीं होना, इसको ध्यान रखें। किसी तरह की एम्बेरसमेंट फैमिली को नहीं देनी, इसका ध्यान रखें। किसी तरह का भागना भागना नहीं है, भाग जाए ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता ना सुनने में कि भाग गए। बच्चों को क्या बताएंगे कि भाग के शादी करी है ना, मज़ा नहीं आता। फिलहाल आप भागने वाले लगते भी नहीं हैं और यहाँ मामला दिखता भी नहीं है। आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, अगर तो जड़ों से जुड़ना। अब यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें आ रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आपके मामले में कुछ चीज़ें आपको ठीक से क्रिस्टल क्लियर समझनी है। जैसे आपके रिलेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो उसकी बात हम पहले कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, जो लोग किसी रिलेशन में नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज, और आपने पाइल 3 चूज़ की है, तो आप अरेंज मैरिज में जाएंगे। ये आपका फ्यूचर है अल्टीमेट, ठीक। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं उनके लिए रीड कर रहा हूँ जो रिलेशन में करंटली बने हैं। एक चीज़ और मुझे कार्ड कहता है कि जो लोग अभी रिलेशन में नहीं हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी फैमिली के थ्रू उनका जो रिलेशन बनेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा, परेशान मत होइए। अब बात करते हैं आपके रिलेशन की जो कंटिन्यू है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि प्यार होना और प्यार में पागल होना दोनों अलग चीज। फिर से, कभी कभी प्यार होना और प्यार में पागल हो जाना बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और कभी कभी एक हो जाती हैं ये चीजें। कैसे? आपको प्यार हुआ
और उसी प्यार के साथ आप उस प्यार में पागल हुए। पागल होना क्या होता है? पागल होना का मतलब होता है कि पागल का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो चीजों को उस ढंग से नहीं देख सकते जिस ढंग से हम देखते हैं। ठीक है, दिमाग और मुंह के बीच में एक तरह का फिल्टर होता है। हमारे दिमाग में जो आता है अगर हम सब बोलना शुरू कर दें, जो जो दिमाग में आया, जो भी सोचा खटखट खटखट बोलना शुरू कर दें, तो शायद हम सभी लोगों को बंद करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। मतलब पूरी ह्यूमैनिटी को कहीं लॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दिमाग में इतना कुछ चलता रहता है। आपने भी फील किया होगा स्कूल में तो आपने फील ही किया होगा टीचर के बारे में क्या क्या चलता रहता है, या ऑफिस में बॉस के बारे में क्या चलता रहता है। तो अगर बॉस को वो सारी चीज़ें बोल दें तो फिर शायद वो आखिरी दिन हो नौकरी का, है ना। और स्कूल में भी शायद वो आखिरी दिन हो। तो वहाँ आपको ये समझना है कि आप अपने लव को लेकर के अगर एक पागलपन की कंडीशन में आ गए, जहां आपने अपने आपके आंखों पर पट्टी बांध ली। प्यार अंधा होता है, बहुत लोग कहते हैं। चलिए नई चीज बोलता हूं, नई लाइन। लव इज नॉट अ ब्लाइंड, यू आर ब्लाइंड। लव इज नॉट ब्लाइंड, यू आर ब्लाइंड। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा नहीं होता भाई, आप अंधे होते हैं। आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, प्यार ने नहीं बांध रखी। प्यार तो देख रहा है यार, देखेंगे तभी तो प्यार होगा ना, बिना देखे कहां से प्यार हो जाएगा। तो देखना पहली सीढ़ी है। तो यहां आपके लिए है कि आपने अगर आंखों पर पट्टी बांध ली प्यार होने के बाद और हर चीज को इग्नोर करना शुरू कर दिया अपने पार्टनर की, और उसके साथ रिलेशन में इंटेंशनली इन्वॉल्व हो गए कि जो भी है जैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है वाली कहानी, यानी टेढ़ी है पर मेरी है वाली कहानी में अगर आप आ गए तो इस रिलेशन का एंड बुरा हो सकता है। ये रिलेशन आपके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए आप लव मैरिज से हट रहे हैं, अलग हट रहे हैं। आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहने की ज़रूरत है, अपने मोरल वैल्यूज़ को कायम रखने की ज़रूरत है, अपने फैमिली के स्ट्रक्चर और आपके फैमिली के रेपुटेशन को बिल्कुल बरकरार रखने की ज़रूरत है। आपको एक्चुअली फैमिली के स्टेटस से ज़्यादा अपनी इमेज और ग्रेस को बनाए रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपने लव को एक बीमारी की तरह से कंटिन्यू कर लेते हैं, या जैसा आपने कर भी लिया है, तो उस लव से अब निकल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो प्यार प्यार नहीं रह गया। अगर आप ध्यान से देखें करंट सिचुएशन, बोझ बना हुआ है आपका प्यार, आप ढो रहे हैं इस प्यार को, तो इसको ढोना बंद करिए, हटिए इस चीज़ से। ये प्यार नहीं है, ये कुछ और है जिसे आपने प्यार समझ लिया। क्योंकि जब आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी तो प्यार तो वहीं खत्म हो गया ना, मर गया प्यार। लव इज ब्लाइंड, ये कहानियां लिखने में और मूवी में बोलने में बहुत मजा आता है, लेकिन एक्चुअली लव इज नॉट ब्लाइंड। लव इज वेरी कॉन्शियस, लव इज वेरी पर्सनल थिंग। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि लव इज वन साइडेड थिंग एंड लव इज योर चॉइस, नॉट अदर्स। अदर इज नॉट इन्वॉल्व इन लव। दूसरा है ही नहीं, आप ही आप है। मुझे प्यार है तो मुझे हो सकता है, मैं अपने प्यार के लिए जिम्मेदार हूं, मैं दूसरे के प्यार के लिए जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं? तो ऐसे ही आप नहीं ले सकते। तो यहां अगर आपका प्यार उस लेवल पर चलना शुरू हो गया था जहां पर आप अपने प्यार में विकृतियां महसूस कर सकते हैं, आज अगर पीछे देखें तो विकृतियां मतलब डिफॉल्टनेस, या जिसको कह सकते हैं कि एक डिस्टर्बेंस, एक डिस्ट्रैक्शन, डिस्टॉर्शन। एक्चुअली डिस्टॉर्शन मतलब एक विध्वंसात्मक चीजें देख सकते हैं। तो उस प्यार को अब छोड़ देने की जरूरत है। अगर किसी से प्यार हुआ था, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उस प्यार के साथ ही कंटिन्यू कर लिया जाए। प्यार बहुत डिफरेंट और स्पिरिचुअल चीज है। जब आपको प्यार होता है तो आप दूसरे की परवाह नहीं करते, अपना प्यार है। लेकिन अगर उस प्यार में आप दूसरे की गलतियां इग्नोर करनी शुरू कर दें, दूसरे की कमियों को दबाना शुरू कर दें, हाइड करना शुरू कर दें, कंप्रोमाइज करना शुरू कर दें, तो वो प्यार नहीं है, फिर वो कुछ और हो गया, विकृति हो गई, बदल दिया आपने। तो उस बदलाव से हट जाने की जरूरत है। आपको अपने लव में, जो लव आपका है, उस लव में द एंड करने की जरूरत है, पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है। ये सारी चीजें हो जाएं तो क्या होगा? चलिए अब इसकी बात करते हैं। ये सारी चीजें अगर खत्म हो जाएं तो क्या होगा? आपको एक डिप्रेस कंडीशन का सामना करना होगा। आपके लिए सिचुएशन ऐसी होगी जहां आप सोचेंगे कि शायद आपके लिए अब कोई प्यार नहीं बचा दुनिया में, ना कोई आपको प्यार करता है, ना कोई कर पाएगा, ना कर पाएगी, ना आप किसी को कर पाएंगे। मतलब दुनिया भर का ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी फिल्मी बातें, पुराने गीत, रोना धोना, सब कुछ शुरू याद आ जाएगा। लेकिन धर्म का कार्ड आया है साथ में। धर्म का कार्ड कहता है कि अगर आप स्थिरता लानी शुरू करें,
ठीक है, एक्सेप्ट कर लें कि ये सारा ब्लेंडर हो चुका, ये सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी और अब आप एक पैनिक सिचुएशन में हैं। धर्म का कार्ड कहता है इस पैनिक सिचुएशन के साथ रुक जाइए, इस हलचल को यहीं रोकिए। है पैनिक, पैनिक बने रहिए, पैनिक होने से मना नहीं कर रहा, कहता इस पैनिकनेस के साथ बैठ जाइए और बैठ करके सिर्फ एक चीज पर सोचें कि इस समय आपका धर्म क्या है। धर्म जैसा मैंने बताया अभी, धर्म रिलीजन नहीं है, ठीक है। बिजली का धर्म है करंट देना, अगर बिजली करंट ना दे तो बिजली अपने धर्म से विमुख हो गई। पानी का धर्म है बहना, बादल का धर्म है बरस जाना, अगर बादल ना बरसे तो काहे का बादल, फिर तो यूजलेस बादल हुआ, उसकी तो रेलेवेंसी खत्म हो गई। लाइट का धर्म है प्रकाश देना, बल्ब होता है ना, बल्ब प्रकाश देता है, लाइट देता है। बल्ब अगर प्रकाश ना दे, रोशनी ना दे, लाइट ना दे तो फिर काहे का बल्ब, बल्ब फ्यूज हो गया, खत्म। फ्यूज मीन्स क्या हो गया, खत्म हो गया, फेंक दो उसको उठा के कूड़े में, उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही आपका धर्म क्या है। अगर आप धर्म से विमुख हो गए तो जैसा कि स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में कहा है, धर्म से विमुख हुआ व्यक्ति मृत समान होता है। वो इसीलिए कहा है क्योंकि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, फिर से बता रहा हूं, धर्म से विमुख हुआ व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान है। मीन्स उस व्यक्ति का सिर्फ बॉडी बचा है, कुछ है ही नहीं है, खत्म हो गया। तो आपका धर्म क्या है ये सोचने, मैं कोई समझा नहीं रहा हूं, मैं नहीं कहता परिवार है, फला है, ये है, वो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं समझा रहा। बैठ जाएं और सोचें। लव रिलेशनशिप अगर उस तरह का है जैसा टॉक्सिक मैंने बताया तो उससे हट जाएं, कट ऑफ कर लें, और कट ऑफ करने के बाद उस पेन, उस पैनिक सिचुएशन को कंटिन्यू रहने दें, हटाएं नहीं, भगाएं नहीं उसको। उससे जितना लड़ेंगे वो और बढ़ जाएगा, तो उसे भगाना नहीं है, उससे झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ बैठना है। थोड़ा रो लें, ज़रूरत पड़े तो 2 दिन 4 दिन, हफ्ते, महीने थोड़ा परेशान हो लें, होने दीजिए परेशान। एक घटना बताता हूँ। जापान में एक शिक्षक थे, उनका नाम था बजुकू। एक बार उनके गुरु की मृत्यु हो गई तो बजुकी दहाड़े मार के रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। उनके बजुकू के भी शिष्य थे, वो आए और पूछे क्या हुआ। बोले अरे मेरे को संदेश आया कि मेरे गुरु जी का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, शरीर छोड़ गए, बहुत दुख हो रहा है, मैं दुख को सह नहीं पा रहा हूँ। और सारे शिष्य हैरान कि अरे बोजुकू तो परम ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति हैं, मोह में कैसे आ गए, रो क्यों रहे हैं। तो बोजुकू ने कहा कि मोह इसलिए है क्योंकि उनका जो शरीर था वो भी बहुत सुंदर था, उनके शरीर के साथ ही मेरी कनेक्टिविटी थी, उनकी आत्मा शरीर को यूज़ कर रही थी और मेरी कनेक्टिविटी उसी शरीर के साथ बनी थी। तो वो शरीर ही छूट गया, आत्मा मुक्त हो गई, तो एक दुख है, इस दुख को फील कर रहा हूँ। तो वहाँ उन्होंने ये भी समझाया, उनके उसमें है स्क्रिप्चर्स में कि वो उन्होंने ये भी समझाया कि आप अगर किसी चीज़ के साथ एक मोह में आते हैं और उस मोह का एक तरीके से रेचन कर लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई, उस मोह को अपने से विरक्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और वो विरक्ति कैसे होगी, हटना कैसे होगा उस मोह से, रो लेने से, तकलीफ़ को झेल लेने से। तो वो सब कर दें, लेकिन साथ ही साथ ये सोचें कि आपका धर्म क्या है, अब आपको क्या करना है और मोरल्स क्या हैं, एक्चुअली क्या करना चाहिए, तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, अरेंज मैरिज के योग आपके हैं, चूँकि मैरिज का मामला चल रहा है। और अरेंज मैरिज के बाद आपकी शादी के कुछ समय बाद में, 2 से 4 सालों के बाद में, आपको पुराने रिलेशन के बारे में कोई गिल्ट नहीं रहेगी। हालांकि एक रिग्रेट रहेगा कि शायद वो मेरी लाइफ में होती या होता तो बहुत बढ़िया रहता, ये थोड़ा सा रहेगा। लेकिन अच्छा, ये शादी के 4 साल नहीं बता रहा हूँ, ये उस पॉइंट से जब आप उस रिलेशन से हट जाएं, तो वहाँ से बता रहा हूँ कि 2 से 4 सालों के बाद आपका पूरा गिल्ट खत्म हो चुका होगा कि आप उस रिलेशन में थे और आप अपने जीवन में सामान्य व्यक्ति होंगे। अपने नए पार्टनर, जो आपका अरेंज मैरिज पार्टनर होगा या होगी, उसके साथ अपने जीवन को बढ़िया तरीके से बिता रहे होंगे। लेकिन आपके जीवन में एक कमी है, इस चीज़ की फीलिंग आपको लगातार बनी रहेगी और उस कमी से निकलने का आसान तरीका है कि उस कमी को भी एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मेरे जीवन में एक छोटी सी कमी है, शायद मेरी लव मैरिज होती तो बढ़िया रहता, बट अरेंज हो गई, दैट्स ओके। तो नाउ आई एम ओके विद माई अरेंज मैरिज। और लव मैरिज नहीं हुई है तो ठीक है, नहीं हुई है, मीन्स उस प्रॉब्लम को भी एक्सेप्ट कर लें, सब अडॉप्ट कर लें, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो आप इस सारी सिचुएशन से न सिर्फ आउटकम कर जाएंगे बल्कि आपका आगे का मैरिड जीवन भी बढ़िया रहेगा। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी मुझे पता है, लेकिन
क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही ऐसी आई और कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन ही ऐसी आई, तो मुझे यही बताना पड़ा। तो फिलहाल अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो रीडिंग को दोबारा सुने, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।